Assalamualaikum, dear student. My name is Mohammad Kashif. I'm the nursing instructor at the Quaid Institute of Nursing and Health Sciences OAB. डियर स्टूडेंट FON 1 में आज हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे वाइटल साइन को, जो कि यूनिट 5 है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे MCQs आते हैं। सो इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव्स देखिए, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यही होता है कि इस यूनिट में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वाइटल साइन की डिफिनीशन क्या है, फिर डिफाइन टर्म रिलेटेड टू वाइटल साइन, फिर जितने भी टर्म यूज़ होते हैं वाइटल साइन रिलेटेड वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, फिर जितनी भी फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट होती है टेम्परेचर की, रेस्पिरेशन की, ब्लड प्रेशर, इसके लिए हम कौन सा टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। इंक्रीज़ हो जाए क्या कहते हैं, डिक्रीज़ हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये इंक्रीज़ क्यों होते हैं, डिक्रीज़ क्यों होते हैं, सारी की सारी फिजियोलॉजी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म फॉर नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन इन द बॉडी, जो कि आपकी बॉडी में नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन होती है, उसकी जो मैकेनिज्म होती है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई वेज दैट अफेक्ट हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस इन द बॉडी, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हीट लॉस एंड हीट प्रोड्यूस जो हमारे बॉडी में होता है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, उससे कौन कौन से हमारे बॉडी के जो आर्गन है उससे की वजह से उसमें अल्ट्रेशन आती है, उसमें कोई चेंजेस आती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। डिफाइन टाइप ऑफ बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक, जितने भी टेम्परेचर है तो उसकी टाइप से, ठीक है ना, बॉडी के जितने भी टेम्परेचर है उसकी टाइप से अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द साइन एंड सिम्टम ऑफ फीवर, फिर अगर फीवर हो जाए किसी बंदे को तो उसकी जो साइन सिम्टम है वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कस द नॉर्मल रेंज फॉर टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, के जो नॉर्मल रेंज होती है TPR की, ठीक है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि लिस्ट द फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, फिर कौन से इस तरह की फैक्टर होती है जो कि आपकी टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन को अफेक्ट करते हैं, वो भी हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स एंड रेस्पिरेशन, की फिर हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि अगर आपके पास वीक पल्स हो, स्ट्रांग पल्स हो, थ्रेडी पल्स हो, ऐसा रेस्पिरेशन आपके पास टेकिपनिया हो, ब्रेडिपनिया हो, ये सारी की सारी करेक्टरिस्टिक पल्स और रेस्पिरेशन की हम डिस्कस करेंगे। कि लेस फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कौन सी इस तरह की फैक्टर होती है कि जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो हमारे नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन रखती हैं। फिर इसके बाद डिस्क्राइब वेरियस मेथड एंड साइट्स यूज टू मेजर टेम्परेचर, पल्स एंड ब्लड प्रेशर, कि जो हमारे पास टेम्परेचर होती है, पल्स होती है, ब्लड प्रेशर होती है, को कौन से इस तरह की मेथड से या साइट से जिसकी वजह से वहाँ पे हम उसको मेजर कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज द साइन ऑफ अलर्ट वाइल टेकिंग TPR एंड ब्लड प्रेशर, कि जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं या पल्स लेते हैं या रेस्पिरेशन किसी पेशेंट के लेते हैं, तो उसकी जो साइन होती है वो उस टाइम अगर हमारे पास अपेयर हो जाए तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। सो दीज वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स which should be or which will be completed in this unit in detail, okay। सो जस्ट अब हम इंट्रोडक्शन करते हैं वाइटल साइन की। The vital signs are the indicator of the body physiological status and response to physical environment and psychological stress। देखिए स्टूडेंट्स, वाइटल साइन का मतलब ये है कि जो हमारे बॉडी में जितनी भी वाइटल आर्गन होती हैं, इसमें आती है लंग्स है, आपके पास किडनी है, हार्ट है, ठीक है ना, ये सारे आपके पास क्या है, वाइटल है। तो उसकी जब हम साइन मालूम करते हैं कि ये किस स्टेट में है, किन से ये हमारे पास इंडिकेट करते हैं, इसकी इंडिकेशन किस तरह है, जब उसको हम देखते हैं तो उसको हम वाइटल साइन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वाइटल साइन आर द इंडिकेटर ऑफ द बॉडी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, ये हमारे पास क्या है कि नॉर्मल अगर हमारे फिजियोलॉजी में चेंजेस आती है तो इट्स मीन कि वी आर इन द स्टेट ऑफ डिजीज़, ठीक है ना। सो वाइटल साइन हमें ये भी इंडिकेट करते हैं कि जो हमारे फिजियोलॉजिकल स्टेट है वो किस तरह है। एंड रिस्पांस टू फिजिकल एनवायरनमेंट, और जो हमारे रिस्पांस होती है किसी भी फिजिकल एनवायरनमेंट के, इस फिजिकल एनवायरनमेंट का हम एग्जांपल इस तरह लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कुत्ता है और एक बंदे के पीछे वो क्या है, भाग रहा है, ठीक है ना। तो क्या है, तो उस एनवायरनमेंट फिजिकली इंसान की क्या होती है, उस टाइम आप देख लें इंसान की जो हार्ट रेट होती है, रिस्पायरेशन होती है, ऑक्सीजनेशन जो प्रोसेस होती है उस टाइम वो इंक्रीज़ होती है। तो ये क्या है कि फिजिकल एनवायरनमेंट से
किस तरह रिस्पांस देते हैं ये जो आपकी वाइटल आर्गन होती है। एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अगर कोई स्ट्रेस आती है तो स्ट्रेस की मेनली दो ही टाइप्स है, एक आपके पास यू स्ट्रेस होती है, दूसरा डेस्क स्ट्रेस होती है। यू स्ट्रेस हमेशा याद रखें कि ये आपके पास गुड स्ट्रेस होती है, तो ये क्या है कि इसमें जो आपकी बॉडी है वो ग्रोथ करती है। लेकिन जो डेस्क स्ट्रेस होती है तो ये क्या कर लेते हैं कि आपकी बॉडी एग्जॉस्ट कर लेते हैं, इट्स मीन कि आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और वो अपना नॉर्मल जो रिस्पांस है वो फिर शो नहीं कर सकते, फिर वो जो क्या है अपनी जो एडाप्टेबिलिटी है अपने एडाप्ट नहीं कर सकते अपनी बॉडी की, ठीक है। फिर कहते हैं कि द वाइटल साइन आर द कार्डिनल साइंस आर टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड ब्लड प्रेशर। द फाइंडिंग आर गवर्न बाय द वाइटल आर्गन। सिंपल मतलब ये है कि जो वाइटल साइन होती है उसको हम कार्डिनल साइन कहते हैं। कार्डिनल साइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से उसको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल साइन कहते हैं। और कार्डिनल साइन कौन कौन से है? एक आपके पास टेम्परेचर है, पल्स है, रिस्पायरेशन है एंड ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, जिस तरह आपके पास है टेम्परेचर, ये कौन रेगुलेट करता है, पल्स कौन रेगुलेट करता है, रिस्पायरेशन और ब्लड प्रेशर। तो ये आपके पास एक आर्गन होते हैं जिसको हम वाइटल आर्गन कहते हैं। तो इसी की वजह से उस वाइटल आर्गन की जो साइन आपके पास अपीयर होती है इसको हम कार्डिनल साइन कहते हैं, ठीक है। डिफिनीशन इन लोगों ने की है कि वाइटल साइन आर कॉल्ड कार्डिनल साइन बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। दीज आर द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस एज दीज इंडिकेट द effectiveness of circulatory, respiratory, neural and endocrine body function। देखिए स्टूडेंट, ये जो आपके पास वाइटल साइन होती है उसको हम कार्डिनल साइन कहते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया कि वाइटल साइन को कार्डिनल साइन क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत आपके पास इम्पोर्टेंट है। ये जो आपके पास चार आपके पास मेन चीज़ें हैं जिसमें आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपकी न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पास आपकी बॉडी की आर्गन होती है जो कि इसको रेगुलेट करती है, ठीक है ना। तो उसी की वजह से जो वाइटल साइन है इसको हम कार्डिनल साइन इसी बेस पे कहते हैं। सो नॉर्मली अगर हम देख ले तो आपके पास टोटल 6 वाइटल साइन है। इसमें पहले नंबर पे आप देख ले टेम्परेचर है, दूसरा पल्स है, तीसरा रिस्पायरेशन है, चौथा ब्लड प्रेशर है, पांचवा ऑक्सीजन सैचुरेशन है और 6 पे पिपुलरी रिएक्शन या जिसको हम क्या कहते हैं, पेन कहते हैं। ये पेन जो है अभी तक ये ऐड नहीं हुआ था वाइटल साइन में। वाइटल साइन अब तक क्या थे, सिर्फ 5 थे, लेकिन अभी ये क्या हो गया 6 नंबर पे पेन या पिपुलरी रिएक्शन भी इसमें एड अप हो गया है। 1 बाय 1 को हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा वो देते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपको बताते हैं, आपको ये आगाही देते हैं कि व्हेन टू टेक वाइटल साइन, कि हम वाइटल साइन को कब क्या करेंगे, लेंगे। सबसे पहले अपॉन एडमिशन, जब कोई पेशेंट आपके पास आ गया और उसको आपने एडमिशन दे दिया तो एडमिशन के दौरान आप क्या करेंगे, उसकी जितने भी वाइटल साइन है वो आप चेक करेंगे, ठीक है ना। सेकंड पे ऑन अ रूटीन बेसिस, पर रूटीन बेस पे आप क्या करेंगे, या इसमें आप इस तरह करेंगे जो मॉर्निंग जो होती है या इवनिंग या फिर इसके बाद नाइट, जितने भी 3 शिफ्ट होती हैं, तो वो हर शिफ्ट में वो लोग क्या करते हैं, पेशेंट की वाइटल साइन देखते हैं कि पेशेंट की अभी कंडीशन किस तरह है। या जो फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में कोई लोग चेक करते हैं फिर इवनिंग में चेक नहीं करते, तो ये क्या है, जो हर हॉस्पिटल होती है उसकी जो उन लोगों की अपनी वो होती है, रूल्स रेगुलेशन होती है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। थर्ड पे आते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर इन्वेसिव प्रोसीजर, कि क्या करते हैं जब भी आप इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं। सो इन्वेसिव प्रोसीजर जब आप करते हैं तो इसमें इस तरह की, फॉर एग्जांपल आप किसी भी आर्गन को टच करते हैं ना, तो आप इंटरनली जाते हैं। जब आप इंटरनली जाते हैं तो इसको हम इन्वेसिव प्रोसीजर कहते हैं। और जब आप स्किन के ऊपर कोई इस तरह की प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उसको हम नॉन इन्वेसिव कहते हैं। सो जब आप इन्वेसिव प्रोसीजर लेते हैं तो उससे पहले भी आप क्या करेंगे, जो वाइटल साइन है वो लेंगे और उसके बाद भी आप वाइटल साइन लेंगे। बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, क्योंकि सेवरल मेडिकेशन आपको इस तरह होती है जो कि आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं। सो जब आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजी उससे चेंज हो जाती है तो उसका सारा का सारा इफेक्ट आपकी जो कार्डिनल आर्गन होती है, जो आपकी वाइटल आर्गन होती है, उसके ऊपर वो इफेक्ट होती है। तो उसी की वजह से जो आपकी टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन उसमें अल्ट्रेशन आती है। तो उसी की वजह से जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन करते हैं तो उससे पहले और उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइटल साइन को चेक करेंगे।
एनी डिटोरिएशन ऑफ पेशेंट जनरल कंडीशन, अगर डिटोरिएशन का मतलब है कि चेंजेस आना, ठीक है ना, कि अगर कोई भी पेशेंट है उसमें जनरल कंडीशन है अभी तक और डायरेक्टली जो उसका हेल्थ स्टेटस है वो वर्स हो गया, उसमें कोई चेंजेस इस तरह आ गया वो, तो फिर हम उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम भी हम वाइटल साइन चेक करेंगे। बिफोर एंड आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन दैट में इन्फ्लुएंस वाइटल साइन, कोई भी आप इस तरह की नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं कि उसी की वजह से जो वाइटल साइन जितने भी है उसमें पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, जो जितने भी आपकी वाइटल साइन है वो उसमें चेंजेस आती है, तो उस टाइम भी आप क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक वाइटल साइन चेक करेंगे। जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप एक पेशेंट है उसको आप कूल स्पंजिंग कर रहा है, सो इट्स मीन कि उसकी टेम्परेचर में चेंजेस आती है ना, ये इंटरवेंशन है कि आप पेशेंट को कूल स्पंजिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम भी आप क्या करेंगे, उससे पहले और उसके बाद आप क्या करेंगे, कोई भी इंटरवेंशन करते हैं तो उस इंटरवेंशन के पहले और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो उसकी वाइटल साइन है वो आप चेक करेंगे, ठीक है ना। प्रायर टू मेडिकल इमरजेंसी, कोई भी इस तरह की मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो उसमें आपकी प्रायोरिटी भी यही होती है, आपकी यही सोच होती है कि जो वाइटल साइन है उसको चेक किया जा सके। सबसे पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर क्या है। सो बॉडी टेम्परेचर इट इज़ द हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द बॉडी, और इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। बहुत ही आसान सा डिफिनीशन है टेम्परेचर की। पहले डिफिनीशन में कहते हैं कि किसी भी बॉडी की जो उसकी हॉटनेस होती है, गर्माइश, और कूलनेस, उसकी जो मतलब ये है कि ठंडक जो होती है किसी भी बॉडी की, तो उसको हम टेम्परेचर है, किसी बॉडी की ठंडक या उसकी गर्माइश को हम बॉडी टेम्परेचर कहते हैं। या और एक डिफिनीशन है कि इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एंड हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी, कि ये क्या है कि आपकी बॉडी जितने भी हीट को प्रोड्यूस करते हैं और जितने भी वो हीट को लॉस करते हैं, तो उसके दरमियान जो बैलेंस है तो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। हीट प्रोड्यूस माइनस हीट प्लस इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना, कि बॉडी टेम्परेचर क्या है कि जो आपकी बॉडी है वो हीट प्रोड्यूस करता है और जितना हीट लॉस करता है उसके दरमियान जो आपकी बैलेंस है तो उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। सो देयर आर टू काइंड ऑफ टेम्परेचर, दो ही टाइप्स की टेम्परेचर होती है, एक को हम कोर टेम्परेचर कहते हैं, दूसरे को हम सरफेस टेम्परेचर कहते हैं। अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कोर टेम्परेचर क्या है और सरफेस टेम्परेचर क्या है। कोर टेम्परेचर क्या है कि इट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू ऑफ द बॉडी, इट रिमेन कांस्टेंट एंड वेरी वेरी लिटल एज +1 फ़ारेनहाइट एक्सेप्ट व्हेन अ पर्सन हैज़ अ फीवर, वी मेजर इट विद द थर्मामीटर। देखिए, जब भी आप क्या कर लेते हैं, किसी भी पेशेंट की टेम्परेचर चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, सो इट इज़ कॉल्ड, ये कौन सा टेम्परेचर आप यूज चेक करते हैं, कोर टेम्परेचर। सिंपल मतलब ये है कि कोर टेम्परेचर आपके पास वो टेम्परेचर होती है कि जो आपकी बॉडी की इंटरनल जो आर्गन होती है उसकी टेम्परेचर को हम कोर टेम्परेचर कहते हैं, और ये चेंज नहीं होती, बल्कि जब भी आपको किसी भी बॉडी को फीवर हो रही है तो सिर्फ +1 फ़ारेनहाइट उसमें चेंजेस आती है, ठीक है ना स्टूडेंट। सो कोर टेम्परेचर आपके पास वो टेम्परेचर होती है कि कोई भी इस तरह की बॉडी है उसको टेम्परेचर है, सो जब आप थर्मामीटर उठा के उसकी बॉडी चेक करते हैं, उनकी टेम्परेचर चेक करते हैं, तो उसको हम कोर टेम्परेचर कहते हैं। सरफेस टेम्परेचर क्या है कि बाय कंट्रास्ट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस आर स्किन फ्लक्चुएटेड राइज आर फॉल इन द रिस्पांस टू एनवायरनमेंट। सरफेस टेम्परेचर स्टूडेंट क्या होती है, सरफेस टेम्परेचर वो टेम्परेचर होती है कि कोई भी आपके पास स्किन है, उस स्किन के ऊपर आप हाथ लगा के देख सकते हैं कि ये अभी ये स्किन गर्म हो रही है या ठंडा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है, तो उसके दरमियान जो बैलेंस है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं, और ये कौन सा टाइप ऑफ टेम्परेचर है, ये सरफेस टेम्परेचर है, ठीक है ना। ये तो आप डिपेंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो आपकी टेम्परेचर कम होगी। अब या आप ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी की वजह से जो आपकी टेम्परेचर है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से एनवायरनमेंट में आप रहते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है कि इट इज़ ऑन एन एग्जैक्ट पॉइंट ऑन अ स्केल बट अरेंज of temperature when measured orally for an adult, and average it is between 36 to 38 centigrade or 96.8 to 100 फ़ारेनहाइट। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसको हम एग्जैक्ट पॉइंट पे ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते,
कि इतना होगा तो इसको हम नॉर्मल कहते हैं, अगर इससे इंक्रीज़ होगा तो हम हाइपरथर्मिया कहते हैं, अगर उससे डिक्रीज़ होगा तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं, 105 होगा तो उसको हम हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये एक स्पेसिफिक आपको एक वैल्यू दी गई है कि अगर आप किसी पेशेंट की ओरली, और वो ओरली कोई भी एडल्ट पेशेंट हो, उसकी आप टेम्परेचर लेना चाहते हो ओरली, तो उसकी जो 36 से लेकर 38 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर होगी, और या 96.8 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक एक पेशेंट की जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है ओरली, वो इतना ही होगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब ये मेन 3 बातें आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी बॉडी टेम्परेचर है ये रेगुलेट कहाँ से होती है। सो द सिस्टम दैट रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर हैज़ 3 मेन पार्ट। जो आपके पास जहाँ से टेम्परेचर रेगुलेट होती है, तो वहाँ पे आपके पास 3 मेन पार्ट्स है उसकी। सबसे पहले क्या होती है कि सेंसर इन द पेरिफेरी एंड द कोर। जो आपकी कोर टेम्परेचर है ना, तो कोर एरिया में आपके पास आपकी जो पेरिफेरीज होती है, आपकी हैंड से आपकी पाँव, तो वहाँ पे सबसे पहले सेंसेस होती है, तो वो टेम्परेचर को सबसे पहले सेंसेस करते हैं। सेकंड पे क्या होगा कि एन इंटीग्रेट इन द हाइपोथैलेमस एंड, फिर ये क्या होगा कि आपके पास सेकंड नंबर पे जो आपकी हाइपोथैलेमस है तो वो एक्टिव होगा, इंटीग्रेट होगा, ठीक है ना। थर्ड पे क्या होगा कि एन इफेक्टर सिस्टम दैट एडजस्ट द प्रोडक्शन एंड लॉस ऑफ हीट। फिर आपके पास थर्ड पे क्या होता है कि जो आपकी हाइपोथैलेमस है वो एक्टिव होता है, तो उसको पता चल जाता है कि अगर टेम्परेचर हाई है तो उसको मैंने नॉर्मल किस तरह लेके आना है, अगर टेम्परेचर आपकी कम है तो उसको मैंने किस तरह नॉर्मल पे आना है, लेके आना है। कि अगर आपकी टेम्परेचर हाई है तो इट्स मीन कि आपकी हीट क्या होगी, लॉस होगी, ठीक है ना। ये हीट लॉस कौन करेगा, ये हाइपोथैलेमस करेगा, ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। या इस तरह हो जाए कि अगर आपकी टेम्परेचर बहुत कम है तो ये क्या करेगा कि हीट को मेंटेन करेगा, ताकि आपकी जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। तो 3 बातें हमने की। सबसे पहले जो आपकी पेरिफेरीज होती है वहाँ से सेंसेस होगी कि यार टेम्परेचर किस तरह है। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी हाइपोथैलेमस है उसमें चेंजेस आएगी, उसको वो एक्टिव होगा। थर्ड पे क्या होगा कि जब वो एक्टिव होगा तो उसको पता चल जाए कि इन टेम्परेचर आपके पास किस तरह है, इंक्रीज़ है तो उसको मैंने डिक्रीज़ किस तरह करना है, डिक्रीज़ है तो उसको मैंने थोड़ा सा नॉर्मल जो रेंज पे लेके आना है वो किस तरह लेके आना है, ठीक है ना। मोस्ट सेंसर आर सेंसरी रिसेप्टर आर इन द स्किन। द स्किन हैज़ मोर रिसेप्टर फॉर कोल्ड देन वार्म। इसमें आप लोग ये हमेशा ये बात याद रखें कि जो आपकी स्किन है तो उसमें मोनली आपके पास क्या है, सेंसरी रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। ये सेंसरी रिसेप्टर ज़्यादातर आपकी स्किन में होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है कि अब वो क्या करे, कूलनेस को ज़्यादा वो क्या करे, एक्टिव होती है, ठीक है ना। वो कूलनेस को क्या करे, मेजर कर सके, ठीक है ना। फिर उसके बाद देयर फॉर स्किन सेंसर डिटेक्ट कूल मोर एंड आर एफेक्शन, ये क्या है, एफिशिएंटली देन वार्मर। ये क्या है कि जो आपकी स्किन होती है तो आपकी स्किन क्या करते हैं कि जो आपकी स्किन होती है उसमें मेनली जो ज़्यादातर रिसेप्टर होती है, और वो रिसेप्टर जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, या जो उसमें जो सेंसेस लगे होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो कूलनेस को ज़्यादा क्या करें, डिटेक्ट करें एज कम्पेयर टू वार्म। अच्छा, when the skin become chilled over the entire body, 3 physiological process increase the body temperature and take place। कि जब आपकी बॉडी में चिल मतलब ये है कि आपको सर्दी हो रही है, तो इट्स मीन कि आपकी टेम्परेचर क्या है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, कम है या आपकी इंक्रीज है, तो उस टाइम आपकी बॉडी में 3 ही मेन प्रोसेस होती है। सबसे पहला कि शिवरिंग इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। अगर शिवरिंग आपको हो रही है तो शिवरिंग क्यों हो रही है, ताकि जो आपकी बॉडी है उसको सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है और आपकी टेम्परेचर या कम है, तो उसी की वजह से जो आपकी बॉडी है वो हीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। सेकंड पे क्या है कि स्वेटिंग इनहिबिट टू डिक्रीज द हीट लॉस। जब हमसे स्वेटिंग हो रही है, सो स्वेटिंग क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी है उससे जो टेम्परेचर है वो बाहर लेके जा सके, ताकि जो हमारे हीट है वो क्या हो जाए, लॉस ना हो जाए प्रॉपर तरीके से ना। वेजो कंस्ट्रक्शन डिक्रीज हीट लॉस। जब वेसल कंस्ट्रक्ट होती है तो ये क्या करते हैं कि इसी की वजह से ये क्या करते हैं कि जितने भी हीट है वो आपकी बॉडी में रिमेन रहता है, ताकि वो क्या कर सके, जो आपकी बॉडी है उसको वो लॉस ना कर सके। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय बैलेंसिंग द अमाउंट ऑफ हीट द बॉडी प्रोड्यूस विद द अमाउंट ऑफ हीट द बॉडी लॉस। बॉडी टेम्परेचर आपके पास रेगुलेट क्यों करेगा, ये
मेनली जब हमने टेम्परेचर की बात की तो हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस बाय द बॉडी, सो द डिफरेंस बिटवीन या द बैलेंस बिटवीन हीट लॉस बाय द बॉडी एंड हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। सो मेनली ये क्या करता है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है कि आपकी बॉडी से जितना लॉस हो गया और जितना आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो उनके दरमियान बैलेंस भी होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो बॉडी हीट is produced as by product of metabolism, which is the sum of all biochemical and physiological processes that take place in the body। ये क्या होता है कि जो बॉडी हीट है ये कब प्रोड्यूस करेगा कि जब आपके पास मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है ना। जब ये क्या है कि नॉर्मल अगर हम देख लें कि जब भी हमारे पास हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है या हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है या बायोकेमिकल चेंजेस है ना, तो अगर उसमें इंक्रीजमेंट आती है सो इट्स मीन कि उसी की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि द हाइपोथैलेमस अ ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन एक्ट एज अ थर्मो रेगुलेटर। मेनली याद रखें कि जो हमारी थर्मो रेगुलेटर है, टेम्परेचर को कौन इस तरह की वो करता है, मेंटेन करता है, या हमारे टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू पे भी ये इम्पोर्टेंट है कि हाइपोथैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। इट इज़ एबल टू एडजस्ट बॉडी टेम्परेचर दैट रिजल्ट इन इधर इंक्रीज और डिक्रीज हीट प्रोडक्शन इन थ्रू आउट द डे। फिर ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि जो आपकी हाइपोथैलेमस है फिर वो ये डिफाइन करेगा, फिर वो ये एक्सप्लेन करेगा कि मैंने हीट को लॉस करना है या हीट को मैंने प्रोड्यूस करना है। अगर आपकी बॉडी में यानी आपको मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी की टेम्परेचर कम है सो इट्स मीन कि वो हीट को लॉस नहीं करेगा, ठीक है ना, वो हीट को प्रोड्यूस करेगा। और अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है सो इट्स मीन कि वो हीट को लॉस करेगा ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए। अच्छा, ये भी स्लाइड इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू पे कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। द एंटीरियर हाइपोथैलेमस प्रोमोट हीट लॉस थ्रूआउट वेसोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। हमेशा याद रखें जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, ठीक है, दो ये पार्ट्स है हाइपोथैलेमस की, एक को हम एंटीरियर कहते हैं, दूसरे को हम पोस्टीरियर कहते हैं। एंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस ये है कि ये क्या करता है कि आपकी वेसल को डायलेट करता है। क्यों डायलेट करता है? कि ये हीट को लॉस कर सके, यानी आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो जाए, ठीक है ना, ताकि आपकी बॉडी की टेम्परेचर कम हो जाए। इट्स मीन कि इंटीरियर हाइपोथैलेमस तभी एक्टिवेट होगा जब आपकी बॉडी की टेम्परेचर बहुत हाई होती है। तो ये क्या करेगा, वेसल को डायलेट करेगा और उसी की वजह से जितने भी हीट है वो आपकी बॉडी से लॉस होगा विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग, ठीक है ना। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कब प्रोमोट होगा? जब आपकी बॉडी की टेम्परेचर कम होगा, हमेशा याद रखें। तो ये क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा। तो उसी की वजह से जो आपकी बॉडी की हीट प्रोडक्शन होगी और वो हीट को लॉस नहीं करेगा, तो आपकी टेम्परेचर नॉर्मल पे आएगी। हमेशा याद रखें कि इंटीरियर हाइपोथैलेमस जब आपकी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो तभी एक्टिवेट होगा, और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कब होगा, जब आपकी बॉडी की टेम्परेचर कम हो। थर्मोरेगुलेशन क्या है स्टूडेंट? सो थर्मोरेगुलेशन बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। थर्मोरेगुलेशन मतलब ये है कि आपकी बॉडी से जितने टेम्परेचर लॉस हो रहे हैं या जितनी भी प्रोड्यूस हो रहा है, सो इसके दरमियान बैलेंस कौन लेके आएगा, ये थर्मोरेगुलेशन लेकर आएगा। व्हेन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट लॉस, द पर्सन इज हीट इन हीट बैलेंस। क्या है कि अगर ये क्या करेगा कि अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की बंदा है कि वो जितना उसकी बॉडी में हीट लॉस हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है और उसकी जो रेशो है वो सेम हो, तो वो इन द स्टेट ऑफ हीट बैलेंस है, मेन के वो क्या है, नॉर्मल है। सो दो ही तरीके हैं कि एक आपके बॉडी में हीट प्रोडक्शन हो रही है, दूसरा हीट लॉस हो रही है। सबसे जो हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी इज कॉल्ड थर्मोजेनेसिस, ठीक है ना, कि जब आपकी बॉडी में हीट की प्रोडक्शन होती है तो उसको हम थर्मोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये मतलब ये है कि थर्मोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब बनना। सो थर्मो जितने भी आपकी टेम्परेचर है उसकी जो प्रोडक्शन होती है उसको हम जेनेसिस कहते हैं, थर्मोजेनेसिस। और जब लॉस हो रही है सो इसमें लाइसिस, लाइसिस का मतलब है कि टुकड़ों में तकसीम हो रहा है और आपकी बॉडी से वो लॉस हो रही है। सो जब आपकी बॉडी से हीट लॉस हो रही है तो उसको हम थर्मोलाइसिस कहते हैं। अच्छा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हीट प्रोडक्शन कब हो रही है, ठीक है ना।
So heat production, basal metabolic rate. Basal metabolic rate is the total number of calories that your body needs to perform basic life sustaining function like breathing and circulation, etc. हीट प्रोडक्शन कब होती है? जो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इसको हम कहते हैं कि जो आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए पर डे, तो उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो जब आपकी बेसल मेटाबॉलिक हो रही है, सो इट्स मीन कि उस टाइम आपकी जो हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उसकी जो जितने भी मालिक्यूल्स होती है, ग्लूकोज होती है, उसकी लाइसिस होती है, तो उसी की वजह से आपसे हीट प्रोड्यूस होती है। दूसरा ये है कि मसल एक्टिविटी। मसल एक्टिविटी से भी क्या हो रहा है, आपकी जो हीट प्रोडक्शन है वो हो रही है। बॉडी सेल आर कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग एंड ब्रेकिंग डाउन एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड दिस केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हीट ड्यूरिंग। अच्छा, मसल एक्टिविटी क्या होती है कि जब आपकी मसल एक्टिविटी हो रही है ना, तो उस टाइम जो आपकी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, जो आपकी एनर्जी है, वो लॉस हो रही है, यानी उसकी ब्रेकिंग हो रही है। मैंने सिंपली कहा कि जब आपकी एटीपी जो एनर्जी है उसकी लाइसिस होती है, तो उस टाइम जो आपकी हीट है वो प्रोड्यूस हो रही है। सो जब मसल एक्टिविटीज़ होती है कि जब भी हम कोई फंक्शन करता है, सो इट्स मीन कि उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो जब एनर्जी कहाँ से आएगी? वो एटीपी की लाइसिस से आएगी। जो आपकी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसकी ब्रेकडाउन होगी और उससे आपको एनर्जी मिलेगी। सो दो ही रीज़न हमने डिस्कस की कि बेसल मेटाबॉलिक रेट और मसल एक्टिविटी की वजह से आपकी हीट प्रोड्यूस होगा। अच्छा, फिर कहते हैं कि थायरॉक्सिन, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी मोस्ट टिश्यूज लीडिंग टू एन इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है ना, कि जब आपकी मसल एक्टिविटीज़ होती है तो उसके लिए क्या चाहिए? उस टाइम आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज होना चाहिए। किस तरह? कि जितने भी आपकी एनर्जी है, उसकी जितने भी एटीपी है, वो उसकी लाइसिस हो और आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा। और ये कौन करेगा? थायराइड हार्मोन एक हार्मोन रिलीज़ करता है, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम कहते हैं थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन करता है। फिर ये थायरॉक्सिन क्या करता है कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन एंड सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन, ये क्या करता है कि ये थायरॉक्सिन एक्टिवेटेड हो जाता है, ये हार्मोन रिलीज़ करता है, आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसी की वजह से जो आपके पास एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन या आपकी जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है वो एक्टिवेटेड होती है, तो ये दो हार्मोन उसी की वजह से रिलीज़ होती हैं। कहते हैं कि एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन आर रिलीज बाय द एड्रीनल मेडुला एंड नर्वस सिस्टम रिस्पेक्टिवली। देखिए, जो आपकी किडनी है ना, तो आपकी किडनी के ऊपर आपके पास, जिसको हम कहते हैं ना, उसके ऊपर आपके पास एड्रीनल ग्लैंड होते हैं। ठीक है ना, वो एड्रीनल ग्लैंड जो आपके पास है वो मेनली आप उसकी एड्रीनल मेडुला है, एड्रीनल कार्टेक्स है। सो एड्रीनल मेडुला जो मेनली आपके पास है वो क्या करेगा? जो आपके पास एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन को वो रिलीज़ करेगा। ठीक है ना, they are the fight and flight hormone that are released when the body is under extreme stress. During stress, much of the body energy is used to combat imminent danger. ये क्या है कि जब आपकी बॉडी में एक्सट्रीम स्ट्रेस हो तो ड्यूरिंग स्ट्रेस हमेशा याद रखिए कि आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया और उसी की वजह से जो मेनली टू हार्मोन है वो रिलीज होगी, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। जब ये एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होगी तो उस टाइम इमरजेंसी फ्लाइट होगा या फाइट होगा। ठीक है ना, तो ये मेनली आपको बताता है कि ये सेवरल हार्मोन आपके पास होती है। ये हार्मोन जब आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होती है तो उसी की वजह से जो आपकी मेटाबॉलिक रेट होती है वो इंक्रीज होती है, तो उसी की वजह से आपकी बॉडी में हीट प्रोडक्शन होती है। अब हीट लॉस क्या है? रेडिएशन, द एमिशन ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द बॉडी, कि जो आपकी बॉडी से जितनी भी क्या है एनर्जी है वो वेव फॉर्म में आपकी बॉडी से रिलीज होता है, तो इसको हम रेडिएशन कहते हैं। ठीक है ना, कंडक्शन क्या है कि इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सर्फेस टू द अदर थ्रू डायरेक्ट कंटेक्ट, हीट इज ट्रांसफर यूर सॉलिड मटेरियल। देखिए, कंडक्शन क्या है कि कंडक्शन से भी आपकी हीट चीज जो है वो लॉस हो रही है। कि फॉर एग्जांपल एक स्टील आप ले ले या एक हैमर ले ले, हथौड़ा आप ले ले, तो एक साइड पे आप गर्म कर लिए ना, तो फिर कुछ टाइम बाद क्या होती है, वो भी जो दूसरा उसका सर है वो भी क्या हो जाए, वहाँ तक भी वो उसकी जो हीट है वो प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसमें सेवरल केमिकल होती है या उसमें मेनली आपके पास इस तरह की कंपोनेंट होती है कि वो मटेरियल होती है कि वो क्या करता है, जितने भी उसमें हीट प्रोडक्शन होती है वो ट्रांसमिट करता है ना। तो कंडक्शन भी क्या होता है, उससे भी जो
हीट है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डायरेक्टली कंडक्ट, ठीक है ना। कन्वेक्शन क्या है कि कन्वेक्शन इज द डिस्पर्जन ऑफ हीट बाय एयर करंट। क्या है कि फॉर एग्जांपल ये क्या है कि कन्वेक्शन कन्वेक्शन आपके बॉडी से जब हीट क्या हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एयर, क्या होती है कि एयर आप आती है और आपकी बॉडी से स्ट्राइक हो देगी। इससे फॉर एग्जांपल जब ज़्यादा आपके पास हवा आती है तो उसी की वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है। सो इट्स मीन कि उसी से भी आपकी हीट क्या होती है, लॉस होती है। Conversion and vaporization. Evaporation is the continuous evaporation of moisture from the respiratory tract and from the mucosa of the mouth as well as from the skin. ये जो आप देखने के सर्दी में क्या होते हैं कि जब हम क्या करते हैं एक्सपायरेशन करते हैं तो एक्सपायरेशन से इस तरह पता चल जाती है कि बंदे ने स्मोकिंग की होती है। नहीं, कि क्या है कि आपकी बॉडी से हीट लॉस हो रही है। क्यों हीट लॉस हो रही है? क्योंकि ये जो आपके पास क्या है कि इसी की वजह से वेपोराइजेशन होती है ना, तो ये भी क्या है इसी की वजह से भी वेट लॉस होती है। अच्छा, नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर क्या है, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी चीज़ की बात कर रहे थे, अभी एडल्ट की बात कर रहे हैं कि उसकी बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है। और अगर आप देख ली या टेम्पेनिक, जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, सही है, ये जितनी हम फॉर एग्जांपल इसको इस तरह याद रखें कि जो आपके पास एयर से आर्टरी होती है, सो ये टेम्पेनिक आपके पास यहाँ से अगर आप टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है नॉर्मल रेंज है इसकी। रेक्टली क्या है कि 37.6 है या 99.6 है। एक्सिलरी क्या है 36.4 है या 97.6 फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि किसी भी एरिया में वहाँ पे आपकी नर्व सिस्टम किस तरह है, नर्व किस तरह जा रही है, वहाँ पे जो हीट प्रोडक्शन है, सॉरी जो आपकी ब्लड क्या है सर्कुलेशन है वो किस तरह है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रही है, सो इट्स मीन कि उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर उस एरिया की होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मली हो रही है, सो इट्स मीन कि वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल ही रहेगा। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से इस तरह की फैक्टर होती है जो कि आपकी बॉडी की टेम्परेचर को वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले एज है। इन्फेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर, चिल्ड्रन मोर लेबल देन एडल्ट एंड एल्डरली एंड एक्सट्रीम सेंसिटिव टू एनवायरमेंट चेंज ड्यू टू डिक्रीज थर्मोरेगुलेटर कंट्रोल। देखिए एज क्या है कि जितने भी आपके पास एज कम हो रही है, सो इट्स मीन कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसमें बहुत सारे की इस तरह की इन्फ्लुएंसेस आई हैं टेम्परेचर में। जितने भी चिल्ड्रन होती है ना, तो उसमें जो टेम्परेचर है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसकी मेनली रीज़न क्या हो सकती है, ये हो सकती है कि उसकी जो थर्मो रेगुलेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। और वो थर्मो रेगुलेशन कौन कंट्रोल करता है, आपकी जो क्या है, आपकी थर्मो रेगुलेशन कहाँ से हो रही है, जो आपकी मेनली अगर हम बात कर लें तो देखिए थर्मो रेगुलेशन जब आपकी नॉर्मली नहीं होती, तो थर्मो रेगुलेशन अगर नॉर्मली नहीं होती तो उसी की वजह से क्या होगा, जो आपकी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा ना। तो उसी की वजह से कि ये आपके पास जितने भी बच्चे होते हैं ना, तो अगर बच्चे हैं तो आपके पास ये जो जहाँ से आपकी टेम्परेचर रेगुलेट हो रही है, तो वो क्या है, वो एरिया आपके पास इतना डेवलप नहीं हो रहा है। तो उसी की वजह से क्या होगा, जो बच्चे हैं उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगा। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पे आपके पास वो एरिया डेवलप हो रही है, उसमें ग्रोथ में इंक्रीज आती है, वो मैच्योरेशन की तरफ जाती है, तो उसी की वजह से आपकी थर्मो रेगुलेशन अच्छी तरीके से होती है। तो फिर ये नॉर्मल हेयर हो जाता है वक्त गुजरने के साथ साथ। डायूनल वेरिएशन, डायूनल वेरिएशन का मतलब है कि डे एंड नाइट। सो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली चेंज थ्रू आउट द डे, वेरिंग एज मच एज 1 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन अर्ली मॉर्निंग एट लेट आफ्टरनून। द point between highest temperature is usually reached between 8 p.m. and 12 midnight and the lowest point is reached during the sleep between 4 and देखिए सिंपल बात ये है कि जो आपके पास सुबह के टाइम आपकी टेम्परेचर क्या होगी, वो कम होगी। क्यों कम होगी, कि जो क्योंकि जो आपकी नॉर्मल बॉडी रेगुलेशन है वो सही तरीके से नहीं हो रही। इसकी या दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो उस टाइम कम होती है, ठीक है ना, या जो रात रात के टाइम होती है उस टाइम भी आपकी टेम्परेचर कम होती है। सो मेनली अगर हम देख ले तो 12 बजे के बाद क्या है आपके पास ये क्या होगी कि बिल्कुल इंक्रीज़ होगी आपके पास की। फॉर एग्जांपल जो जिस टाइम आप एक्सरसाइज करते हैं, जिस टाइम आप खुराक खाते हैं, तो उस टाइम आपकी टेम्परेचर क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो हमने एक्सप्लेन की कि जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपकी हीट क्या होगी, आपको हीट चाहिए होती है। जब आपको हीट चाहिए होती है तो आपकी जो
क्या है, एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज़ होगा, ताकि ये क्या करे, जो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगा, ताकि क्या हो जाए, आपकी एटीपी की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ताकि और हीट को क्या कर सके, वो मेंटेन कर सके। तो एक्सरसाइज की वजह से भी क्या होती है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आती है। हार्मोन्स है, so women usually experience more hormone fluctuation than men. Progesterone secretion in women release body temperature। जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होती है फीमेल में, तो फीमेल में क्योंकि उसमें जो हार्मोनल चेंज है वो एज़ कम्पेयर टू मैन वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी की वजह से जो उसकी टेम्परेचर है उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा आती है हार्मोन की वजह से। सो जो वुमेन की टेम्परेचर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल वो इंक्रीज़ होती है ड्यू टू हार्मोनल चेंज। स्ट्रेस से स्ट्रेस लेते हैं तो आप एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड हीट प्रोडक्शन। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो उसी की वजह से जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगा। जब वो इंक्रीज़ होगा तो उस टाइम आपके एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन भी दरदर वो सिक्रेट होगा, ताकि हीट की प्रोडक्शन कर सके। इन्वायरमेंट है, ऐसे इन्वायरमेंट में रहते आपके वहाँ पे क्या है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो उसी की वजह से आपकी टेम्परेचर कम होगी, या ऐसे इन्वायरमेंट में आप रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस टाइम भी आपकी टेम्परेचर, आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। ये एक्सप्लेन करता है कि इफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर। और लिए अगर हम बात कर लें तो हार्ड वर्किंग इमोशनल, अच्छा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख ले कि हार्ड वर्क इमोशनल अ फ्यू नॉर्मल एडल्ट्स मैनी एक्टिव चिल्ड्रन, कि अगर 100 से 102 तक जा रही है, सो इट्स मीन कि आपकी इमोशनल अनस्टेबल है, ठीक है ना। ये ओरल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर क्या है कि इससे 100 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट तक आपकी बॉडी टेम्परेचर जा रही है, सो इट्स मीन कि आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं और आप इमोशनली ठीक नहीं है, सो उसकी वजह से आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है, ठीक है ना। या फिर कहते हैं कि 90 यूजुअल रेंज ऑफ नॉर्मल 98 टू 100 नॉर्मल है। अर्ली मॉर्निंग कूल वेदर होती है, उसी की वजह से क्या होती है, 96 फ़ारेनहाइट होती है। रेक्टली हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो उसी की वजह से जो आपकी सर्कुलेशन है रेक्टल टू, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो उसी की वजह से 39 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। या इमोशनल क्या है, आप मॉडरेट एक्सरसाइज अ फ्यू नॉर्मल एडेड में मैनी एक्टिव चिल्ड्रन। ये क्या है कि अगर आपको इस तरह की मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं या इंस्टेट ऑफ इमोशन है, तो इंस्टेट ऑफ इमोशन में भी आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगी, तो उसी की वजह से आपकी टेम्परेचर 38 टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल है। अर्ली मॉर्निंग आपकी टेम्परेचर क्या होगी, कम होगी। से ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर। सो टेम्परेचर अल्ट्रेशन क्या है, फीवर क्या है, हाइपोथर्मिया क्या है, हीट स्ट्रोक क्या है, हीट एग्जॉशन क्या है, हाइपोथर्मिया है, वो हम अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे देख ले कि अल्ट्रेशन जब आपकी बॉडी में टेम्परेचर आते हैं, इंक्रीजमेंट आते हैं, डिक्रीजमेंट आते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं वो अभी आप लोग देख लें। सो द नॉर्मल रेंज फॉर एडल्ट इज कंसिडर्ड टू बी बिटवीन 36 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉर्मल। But while when we are talking about in Fahrenheit, so it will be 96.8 Fahrenheit to 99.5 Fahrenheit. So this temperature, this is the range of normal temperature. You should to know it. Okay. So there are two primary alteration in the body temperature. दो ही तरीकों से क्या हो जाती है, हमारे बॉडी में चेंजेस आती है। यानी अगर पायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया, अगर आपकी टेम्परेचर नॉर्मल जो हमने वैल्यू ऊपर डिस्कस की, इससे अगर इंक्रीजमेंट में आती है तो इसको हम हाइपरथर्मिया कहते हैं या इसको हम पायरेक्सिया कहते हैं। अगर उसकी नॉर्मल अमाउंट से, जो उसकी नॉर्मल रेंज है उससे कम हो रही है, तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज पायरेक्सिया। A body temperature above the usual range is called pyrexia, hyperthermia, or in later term fever. A very high fever such as for 41 degrees centigrade or 105.8 Fahrenheit is called hyperpyrexia. देखिए स्टूडेंट, पायरेक्सिया क्या है कि अगर 105.8 से कम हो और ये जो 99.5 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज़ हो, तो उसको हम हाइपरथर्मिया या पायरेक्सिया कहते हैं। अगर 105.8 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो तो उसको हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है ना। यूजुअली इसमें डेथ अकर होती है। देखिए यहाँ पे दो ही क्लिनिकल पे हम यूज़ करते हैं, एक होती है फेब्राइल, दूसरा है ए फेब्राइल। फेब्राइल क्या है कि द क्लाइंट हु हैज़ अ फीवर इज रेफर्ड टू एज फेब्राइल। अगर
आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, हॉस्पिटल में इस तरह कोई बंदा आ गया और उसको जनरली टेम्परेचर हो रही है तो उसको हम फेब्राइल कहते हैं, और जिनको टेम्परेचर नहीं हो रही है तो उसको हम एफेब्राइल कहेंगे। सही है स्टूडेंट। पायरेक्सिया अभी और एक्सप्लेन करते हैं कि लो पायरेक्सिया क्या है, कि द फीवर डज नॉट राइज मोर देन 99 टू 100 फ़ारेनहाइट। कि ये क्या है कि लो पायरेक्सिया अगर 99 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट तक हो तो उसको हम लो पायरेक्सिया कहते हैं। मॉडरेट पायरेक्सिया क्या है कि 100 से लेकर 103 तक आपकी टेम्परेचर हो तो उसको हम मॉडरेट पायरेक्सिया कहते हैं। हाई पायरेक्सिया क्या है, जिसको हम बॉडी टेम्परेचर रिमेन बिटवीन 103 टू 105, 103 से लेकर 105 जो फ़ारेनहाइट है इनके दरमियान रहती है। लेकिन वेन एवर इट इज़ इंक्रीज फ्राम 105.8 फ़ारेनहाइट सो इट विल बी कॉल्ड हाइपर पायरेक्सिया। अच्छा, ये पायरेक्सिया है तो 4 कॉमन टाइप फीवर की होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको समझ लें। इंटरमिटेंट फीवर क्या है कि द बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट्स एट द रेगुलर इंटरवल बिटवीन पीरियड ऑफ फीवर एंड पीरियड ऑफ नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर, एग्जाम्पल मलेरिया। इंटरमिटेंट फीवर क्या है आपके पास कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ड्रा कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, एक टेम्परेचर आप ले लें तो ये क्या है कि इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 102 में एग्जांपल लेता हूँ तो आपकी टेम्परेचर ये इंक्रीज़ हो जाए 102 तक, फिर आ जाते फिर ये नॉर्मल पे आ जाते हैं, फिर 102 पर चले जाते हैं, फिर ये इस तरह की 0 पे आते हैं, फिर इस तरह की 102 पे चले जाते हैं, फिर इस तरह नॉर्मल आते हैं। सो इसके दरमियान जो इंटरवल रेगुलेशन है ये क्या है, ठीक है, तो इसको हम इंटरमिटेंट फीवर कहते हैं। इंटरमिटेंट फीवर ये वो फीवर होती है कि ये उसमें इंक्रीजमेंट आती है फिर डिक्रीज़ होती है, नॉर्मल पे आती है, फिर इंक्रीज़ होती है फिर नॉर्मल पे आती है। लेकिन रेमिटेंट फीवर क्या होती है, यहाँ पे बस डायरेक्टली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे देख ले कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है 102 है ना, तो ये कभी आपके पास 102 पे जाएगी तो ये नॉर्मल पे नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल ये 100 पे आपके पास आ जाएगी, ठीक है ना, फिर ये नॉर्मल पे कभी भी नहीं आएंगे, ये 100 है, फिर 102 पे जाएंगे, फिर 100, फिर 102, फिर 100, फिर 102, फिर 100 है, तो ये इस तरह जाइए, ठीक है ना। तो इसको हम रेमिटेंट फीवर कहते हैं। इंटरमिटेंट फीवर हमेशा याद रखें कि ये आपके पास वो फीवर होती है कि ये जब एक दफ़ा इंक्रीज़ हो जाती है ना तो ये दोबारा नॉर्मल वो रेट पे आ सकती है। लेकिन रेमिटेंट फीवर क्या है कि ये आपके पास नॉर्मल पे नहीं आ सकती। सही है, अभी आप लोगों को सारों को ये क्लियर होगा कि इंटरमिटेंट फीवर क्या है और रेमिटेंट फीवर आपके पास क्या है। सही है। रिलैप्सिंग फीवर के शॉर्ट फेब्राइल पीरियड ऑफ अ फ्यू डेज आर इंटरफेस विद द पीरियड ऑफ 1 और 2 डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। बस थोड़ा सा क्या है कि आपकी टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट है और फिर वो चल रही है कंटिन्यूसली 1 to 2 डेज, उसको हम क्या कहते हैं, रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं। सही है ना। अच्छा, कांस्टेंट फीवर क्या है कि द बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट मिनिमली बट ऑलवेज रिमेन एबो नॉर्मल, ठीक है ना। टाइफाइड फीवर किसी को हो रही है तो उसकी कॉन्स्टेंटली उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन रिलैप्सिंग फीवर क्या है कि एक दिन या 2 दिन थोड़ा सा वो इंक्रीज होगा फिर वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कांस्टेंट फीवर हमेशा अगर 102 उसकी टेम्परेचर चल रही है तो फिर वो कॉन्स्टेंटली 102 चलेगी। और रिलैप्सिंग फीवर क्या है कि फॉर एग्जांपल 100 है तो 101 एक दिन चल जाएगा फिर ये डायरेक्टली ख़त्म हो जाएगा, तो उसको हम रिलैप्सिंग फीवर कहते हैं, ठीक है। ये भी जो स्लाइड है इम्पोर्टेंट है आपकी लोगों के लिए, OSCE के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये 37 क्या है टू 36 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपके पास नॉर्मल है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 39 और 40 इसको हम पायरेक्सिया कहते हैं, ठीक है ना। 41 या 42 से इंक्रीज़ हो जाए या 105.8 से, ठीक है ना, तो इसको हम हाइपर पायरेक्सिया कहते हैं। और अगर नॉर्मल रेंज से कम हो तो उसको हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाए तो उसमें डेथ अकर होती है। अच्छा स्टूडेंट, ये क्या है, थोड़ा सा इसको हम वो एक्सप्लेन करते हैं कि पायरेक्सिया के फीवर स्पाइक्स क्या है कि अ टेम्परेचर दैट राइजेस टू फीवर लेवल रैपिडली फॉलोइंग अ नॉर्मल टेम्परेचर एंड देन रिटर्न टू नॉर्मल विद इन अ फ्यू आवर इज कॉल्ड फीवर स्पाइक। ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्या है कि बंदे को डायरेक्टली टेम्परेचर 102, 103, 104 तक चला जाए उसकी, और डायरेक्टली दोबारा फिर वो 10-15 मिनट में ये क्या हो जाए या हाफ आवर में ये नॉर्मल पे आ जाते हैं, उसको हम स्पाइक्स कहते हैं, फीवर स्पाइक्स, ठीक है ना। बैक्टीरियल ब्लड इन्फेक्शन ऑफन काज फीवर स्पाइक। जितने भी आपके पास बैक्टीरिया होती है तो मेनली उसी की वजह से आपको फीवर स्पाइक्स होती है, ठीक है ना।
इनवर्स फीवर क्या है कि द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग हावर्स एंड लोएस्ट इन द इवनिंग। फिर क्या है कि डिफरेंस है इनवर्स, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि जो मॉर्निंग टाइम होगी तो उस टाइम आपकी टेम्परेचर क्या होगी, कम होगी, लेकिन इवनिंग टाइम पे वो ज़्यादा होगी। इनवर्स फीवर में क्या होती है कि जो आपकी सुबह की टाइम आपकी टेम्परेचर क्या होगी, बिल्कुल इंक्रीज होगी, और फिर इवनिंग में वो बिल्कुल आपके पास डिक्रीज होगी, तो इसको हम इनवर्स फीवर कहते हैं। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर क्या है कि व्हेन डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टेम्परेचर इज वेरी ग्रेट। फिर क्या है कि 105 तक चले जाए, और फिर क्या है कि नॉर्मल और उनके दरमियान बहुत ही ज़्यादा आपके पास क्या हो, डिफरेंस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर क्या है कि इन सम कंडीशन एंड एलिवेटेड टेम्परेचर इज नॉट अ ट्रू फीवर। टू एग्जांपल आर हीट एक्साशन एंड हीट स्ट्रोक। फिर क्या है कि अगर आपकी टेम्परेचर में एलिवेशन आती है, डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट आती है, तो उसको हम ट्रू फीवर नहीं कह सकते, वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। जिस तरह के हीट एक्साशन है और हीट स्ट्रोक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसको समझे। Heat exhaustion is the result of excessive heat and dehydration. Signs of heat exhaustion include paleness, dizziness, nausea, vomiting, fainting, and a moderately increased temperature. हीट एक्सैशन क्या है कि अगर आपकी टेम्परेचर 38.3 सेंटीग्रेड से लेकर 38.9 सेंटीग्रेड तक हो, यहाँ तक हो, या 1012 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट तक आपकी बॉडी का टेम्परेचर चला जाए, और उसी की वजह से आपकी जो डिहाइड्रेशन है, आप डिहाइड्रेट हो गए कि आपकी बॉडी में वाटर है ही नहीं, आपकी बॉडी क्या हो गई है, डिहाइड्रेट हो गई है, और उसी की वजह से आपको क्या है, चक्कर आ रही है। चक्कर क्यों आ रही है? क्योंकि आपकी जो मेन सेंटर है वो आपकी ब्रेन में क्या है, वो पाई जाती है, जहाँ से आपकी नॉर्मल टेम्परेचर वहाँ से मेंटेन हो रही है। तो अगर वहाँ पे आपकी नर्वस सिस्टम सही तरीके से काम नहीं करे, तो मेनली सेंट्रल नर्वस सिस्टम